तब शायद राजीव को इल्हाम हुआ हो कि उन्होंने उस औरत का वादा तोड़ कितनी बड़ी गलती की थी, कैसे अपने ही परिवार की बर्बादी की पटकथा अपने ही हाथों लिख ली थी। जब राजीव 3-4 बरस के थे ना, तब राजीव के दोस्तों की टोली में एक दोस्त रहा करता था मुन्ना। मगर राजीव तो प्रधानमंत्री के घर के लड़के थे और मुन्ना एक आम से शख्स के घर का लड़का था। तो जब बारी बचपन के खेल कूद से आगे बढ़ विद्यालय की आई तो राजीव और मुन्ना के रास्ते अलग अलग हो गए। साल भर राजीव और मुन्ना एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, मगर गर्मी की छुट्टियों में तो एक दूसरे से मिल ही सकते थे, क्योंकि राजीव के स्कूल की भी छुट्टी होती थी और मुन्ना के स्कूल की भी। आहिस्ता आहिस्ता बरस दर बरस की इन्हीं गर्मी की छुट्टियों के सहारे राजीव और मुन्ना की दोस्ती बढ़ती उम्र के साथ ही और गहरी होती चली गई। मगर आखिर स्कूल के दिनों को भी एक रोज थमना था और राजीव को अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाना था। यह पड़ाव 60 समंदर पार लंदन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था। अब मुन्ना लंदन तो नहीं जा सकता था और अब राजीव भी हर गर्मी की छुट्टी लौट कर नहीं आया करते थे। एक बार की बात है, राजीव लंदन से दिल्ली लौटे तो काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते अपने दोस्त की हालत देख राजीव की आंखों में आंसू आ गए। राजीव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी मां से मुन्ना के लिए सिफारिश लगवाई। मगर वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो दुनिया मुंह मोड़ लेती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश से भी मुन्ना का कोई खास भला नहीं हुआ। न काम की तलाश पूरी हुई, न मनचाहा मकाम हासिल हुआ। मगर राजीव को कम से कम इस बात की तसल्ली जरूर हुई कि जो कुछ उनके बस में था उन्होंने मुन्ना के लिए किया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता है, समय का पहिया घूम कर वापस यहां आ जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर कामयाबी मुन्ना के कदम चूमने लगी थी। बरस 1975 आते आते तो मुन्ना देश की सबसे अमीर शख्सियतों की कतार में नजर आने लगा था। मगर यह वही बरस 1975 था जिसके छठे महीने की 25वीं तारीख को ठीक रात के 12 बजे हिंदुस्तान की तकदीर पलट गई थी। तो तकदीर पलटने का यह सिलसिला मुन्ना के व्यवसाय तलक भी जा पहुंचा। मगर आपातकाल की काल रात्रि का यह अंधकार मुन्ना के जीवन में तनिक भी प्रवेश ना कर पाया था, क्योंकि मुन्ना की पीठ पर राजीव की यारी के साथ गांधी परिवार की सदारत का वरदहस्त था। मगर वक्त का कांटा तो बदलता ही बदलता है। वक्त बदला। बरस 1977 के लोकसभा चुनाव दहलीज पर पहुंचे तो देखते ही देखते इंदिरा के साम्राज्य के परखच्चे उड़ गए। देश में एक दौर में लोकप्रियता के नए मायने स्थापित करने वाली लौह महिला इंदिरा गांधी इस देश की सबसे भीषण अलोकप्रियता की शिकार हुई। वो गांधी परिवार जो कभी देश की सत्ता का केंद्र हुआ करता था, उस गांधी परिवार को अपने सर से छत के हटने का डर सताने लगा था। इंदिरा को अपनी हत्या का डर सता रहा था तो संजय को डर के कारण वो घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। ये गांधी परिवार के इतिहास का सबसे बुरा दौर था, जैसे दौर की कल्पना कभी गांधी परिवार ने की नहीं थी। इंदिरा बेबस थी, लाचार थी, मगर इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी कि वापसी की राह न टटोल पाए। और इंदिरा के जहन में हिम्मत भरने वाला शख्स कोई और नहीं, इंदिरा का अपना बेटा संजय था, जो हर कीमत पर दिल्ली के तख्ते पर दोबारा अपनी मां की ताजपोशी करना चाहता था और इसके लिए देश की गलियों में घूम घूम कर नया सियासी चक्रवात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मगर यह चक्रवात पैदा करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत थी जो गांधी परिवार के पास थे नहीं, और उनमें सबसे बड़ा संसाधन था पैसा। इसलिए संजय ने ध्यान से अपने हर परिचितों के नाम खंगाले और अचानक संजय की आंखों में रोशनी बन चमका एक नाम, मुन्ना। राजीव का पुराना दोस्त, अब देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता है। संजय मुन्ना की चौखट पर जाते हैं और मुन्ना से 30 लाख रुपए उधार मांगते हैं, महज 30 लाख रुपए। यह मुन्ना के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, मगर मुन्ना ने उस रोज अपनी चौखट पर आए देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे, अपने बचपन के दोस्त के भाई संजय को टका सा जवाब देकर वापस कर दिया। एक पैसा नहीं दिया संजय को। संजय घर आते हैं, इंदिरा को सारी बात बताते हैं। इंदिरा को भी बहुत गुस्सा आता है, मगर राजीव सबका गुस्सा शांत कर देते हैं। राजीव को यकीन था कि नहीं, मुन्ना ऐसा तो नहीं करेगा। राजीव ने सबको यह यकीन करवा दिया कि मुन्ना की जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे के सिवा जो मदद चाहिए वो मुन्ना देगा।
संजय और इंदिरा को कुछ भरोसा करने में समस्या जरूर हुई, मगर चूंकि मुन्ना को भी बचपन से जानते थे तो लगा नहीं मुन्ना हो सकता हो ऐसा ना करे। खैर कुछ वक्त और गुजरा, पैसों की व्यवस्था तो चलो इधर उधर से हो ही गई, मगर अब संजय को जरूरत थी जन समर्थन की। संजय इंदिरा के साथ मंचों पर देश के नामी गिरामी लोगों को खड़ा करना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए जरूरी थे देश के नामी गिरामी वो लोग जो इंदिरा के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हो सकें। संजय के जहन में फिर मुन्ना का ही नाम सबसे पहले गूंजा, क्योंकि मुन्ना अब देश के नामी गिरामी लोगों में शुमार हो चुके थे। तो संजय को लगा ये तो अपना मुन्ना है, ये तो इंदिरा के साथ मंच पे आ ही जाएगा। संजय तत्काल मुन्ना के पास पहुंचते हैं और मुन्ना से कहते हैं, देख भाई, आज तुझसे पैसा मांगने नहीं आया हूं, बस तेरा वक्त मांगने आया हूं, बस आधा घंटे मम्मी के साथ मंच पे खड़ा हो जा। संजय को लगा इतना तो मुन्ना कर ही देगा, मगर संजय को यकीन नहीं हुआ अपने कानों पे जब मुन्ना ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया, इंदिरा के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। और यह दिन था कि जिस दिन के बाद संजय ने दोबारा कभी जिंदगी में मुन्ना से संपर्क नहीं साधा। मुन्ना ने भी शायद ना सोचा होगा कि गलियों में लाठी खा खा कर संजय गांधी अपने बूते, अपने नए नौजवानों के बूते देश के भीतर वो सियासी चक्रवात पैदा कर देंगे कि महज 20 महीनों के भीतर भीतर हिंदुस्तान की सत्ता का तख्त दोबारा गांधी परिवार के कब्जे में आ जाएगा और इंदिरा दोबारा दिल्ली के तख्ते पर बैठेंगी बतौर देश की प्रधानमंत्री। फिर थोड़ा वक्त आगे बढ़ता है, कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते हैं। इसी बीच 23 जून 1980 के रोज संजय गांधी के असामयिक निधन के पश्चात इंदिरा नए सिरे से अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर राजीव की सियासत में एंट्री की तैयारी करती हैं। बतौर इंदिरा के विश्वस्त माखनलाल फोतेदार एक ऐसा ही रोज था, शाम का वक्त था, इंदिरा अपने दफ्तर में काम कर रही थी कि तभी दफ्तर में एंट्री होती है राजीव गांधी की, और इंदिरा राजीव से बेहद गंभीर स्वर में कहती हैं, राजीव, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, एक वचन, बस एक वादा। किसी भी कीमत पर मैं रहूं या ना रहूं, अपने बचपन के दोस्त मुन्ना यानी अमिताभ बच्चन को सियासत में नहीं लेकर आओगे। कभी भी अमिताभ को हिंदुस्तान की सियासत में नहीं लेकर आओगे, इस बाबत मुझे वचन दो। और बतौर माखनलाल फोतेदार उस रोज राजीव ने इंदिरा को यह वादा दिया कि वो अमिताभ को कभी सियासत में लेकर नहीं आएंगे। मगर शायद इंदिरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका अपना बेटा उनकी मृत्यु से 6 महीनों के भीतर भीतर उन्हें दिया हुआ अपना वादा इस कदर तोड़ देगा कि खुद ब खुद अमिताभ की उंगली थाम उसे सियासत के दरवाजे तलक ही नहीं, सियासत के गर्भगृह में स्थान दे देगा। बतौर वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती की किताब चंद्रशेखर, वीपी सिंह, सोनिया गांधी और मैं, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की जुगलबंदी के किस्से उस दौर में देश की सत्ता के गलियारों में इस कदर गूंजा करते थे कि जब राजीव सरकार के भीतर बतौर वित्त मंत्री काम कर रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्यशैली से असंतुष्ट उद्योगपति विश्वनाथ प्रताप सिंह को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, तब उन्होंने इसकी शिकायत राजीव से नहीं की बल्कि अमिताभ से की। अमिताभ उन दिनों बर्मा यानी म्यांमार में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सपरिवार छुट्टियां मनाने के लिए अंडमान जा रहे हैं। अमिताभ को तत्काल राजीव से मुलाकात करने का विचार आता है और अमिताभ सीधा अंडमान पहुंच जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ अंडमान में एक निजी मुलाकात के बीच बातें जो भी हुई हो, मगर इसी मुलाकात के बाद राजीव ने तय कर लिया था कि वीपी सिंह की वित्त मंत्रालय से विदाई होगी। मगर वो कहते हैं ना, कभी कभी शिकारी यहां खुद शिकार हो जाता है। राजीव ने उद्योगपतियों पर पड़ रही विश्वनाथ की नजर से बचने के लिए विश्वनाथ को रक्षा मंत्रालय की बागडोर सौंपी। विश्वनाथ जब रक्षा मंत्रालय पहुंचे तो उनके जहन में तो वही कार्यशैली चल रही थी, तो तत्काल रक्षा मंत्रालय की तमाम फाइलें भी खंगाली जाने लगी। इन्हीं फाइलों में से एक फाइल निकल कर आई जिस पर ऊपर मोटे मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ था बोफोर्स डील। विश्वनाथ अभी इस फाइल के पन्ने पलट ही रहे थे कि तभी पास की मेज पर रखे हुए रेडियो में एक खबर सुनाई पड़ती है। खबर जो हिंदुस्तान की थी नहीं, 7 समंदर पार फ्रांस से आ रही थी, जिस खबर के मुताबिक हिंदुस्तान को दी जाने वाली बोफोर्स तोपों में करोड़ों की दलाली हुई है और जो पैसे राजीव सरकार के भीतर ही बांटे गए हैं।
देश की मीडिया के भीतर राजीव सरकार के तमाम नाम चलने लगे और उन नामों में सबसे बड़ा नाम था राजीव के सबसे विश्वस्त साथी और सलाहकार अमिताभ बच्चन। ज्यों ही दागों के छींटे अमिताभ के दामन पर नजर आने लगे, अमिताभ तत्काल राजीव से अपने इस्तीफे की पेशकश करने लगे। बकौल संतोष भारती की किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, राजीव ने कई दफा अमिताभ से कहा कि कृपया अभी इस्तीफा मत दो, प्लीज अभी इस्तीफा मत दो। राजीव को ऐसा यकीन था कि अगर अमिताभ अभी इस्तीफा दे देंगे तो इलाहाबाद में उपचुनाव होंगे और उन उपचुनावों में राजा मांडा खड़े हो जाएंगे और इसी एक उपचुनाव से समूचे देश में उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बन जाएगा। चूंकि राजा मांडा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार का विरोध करने वाले देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक पुरुष बन चुके हैं, ऐसे में अगर वीपी को इलाहाबाद उपचुनाव से सरीखा सुनहरा अवसर मिल गया तो वो ये अवसर हाथ से जाने नहीं देंगे और फिर देश की सत्ता की बागडोर को राजीव के हाथों से फिसलने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कम से कम राजीव को उस दौर में तो यकीन था, इसीलिए वो अमिताभ से बार बार मिन्नतें भी कर रहे थे कि अभी इस्तीफा मत दो, बाद में देना। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमिताभ ने राजीव की बात ना मान सियासत से संन्यास का ऐलान करते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इलाहाबाद में उपचुनाव हुए, जिन उपचुनावों में राजा मांडा ने बुलेट पर घूम घूम कर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीक पुरुष बनकर देश की सत्ता के सिंहासन के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो इलाहाबाद की जनता ने अपने मतों का ठप्पा विश्वनाथ की पीठ पर लगाकर देश के भावी चुनावों के नतीजे मानो उसी चुनाव में दिखला दिए थे। इन्हीं उपचुनावों के चलते समूचे देश में राजीव के खिलाफ माहौल बन चुका था और बरस 1989 का चुनाव गवाह था गांधी परिवार की ताबूत में पहली कील का। पहली कील मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बरस 1989 का लोकसभा चुनाव था, जिन चुनावों में कांग्रेस हारी, गांधी परिवार सत्ता से बाहर गया। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये करीब करीब 35 बरस पहले की बात हो चुकी है, मगर आज तक गांधी परिवार ने कभी देश नहीं जीता है। आपको याद आ रहे होंगे 2004 से 2014 के बरस, 1991 से 1996 के बरस। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1989 में कांग्रेस को 198 सीटें मिली थी, जो बहुमत नहीं था। 1991 की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी कांग्रेस ने अल्पमत की सरकार चलाई थी, देश नहीं जीता था, बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ था। 1996 के चुनाव में नहीं छुआ, 98 के चुनाव में नहीं छुआ, 99 के चुनाव में नहीं छुआ। 2004 में आपको ऐसा भ्रम है कि कांग्रेस ने देश जीता था। कांग्रेस ने देश नहीं जीता था, बल्कि हकीकत यह है कि कांग्रेस तो 2004 में 1989 से भी बुरा प्रदर्शन करके आई थी। 1989 में राजीव की सरकार ने भी 198 सीटें हासिल कर ली थी, मगर 2004 में कांग्रेस के दामन में सिर्फ 142 सीटें आई थी। ये 1989 के लोकसभा चुनाव ही थे, जिन चुनावों ने मानो गांधी परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी ताकत, उसका रुतबा, उसकी हैसियत, सब कुछ छीन ली। वो पराजय जिसकी पटकथा 1987 के लोकसभा उपचुनावों में ही लिख दी गई थी, जो होता ही ना अगर राजीव के दोस्त ने राजीव का साथ दिया होता, तब शायद राजीव को इल्हाम हुआ हो कि उन्होंने उस औरत का वादा तोड़ कितनी बड़ी गलती की थी, कैसे अपने ही परिवार की बर्बादी की पटकथा अपने ही हाथों लिख ली थी, कैसे उस एक औरत की आह ने गांधी परिवार की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये शायद राजीव को तब इल्हाम हुआ हो, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। खैर, देर तो हमें भी बहुत हो चुकी है आपको ये दास्तान सुनाते हैं। आज की ये दास्तान यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई दास्तान में, किसी नए किरदार के साथ, किसी नई दास्तान के साथ।